नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आज बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ भी कह सकते हैं उसे, जहां पर कहा जा रहा है कि कई सारे इलीगल माइग्रेंट्स बसे हुए हैं बिहार, बंगाल और देश के कई सारे कोने में। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी ने क्लेम किया था कि लगभग 2 करोड़ के आसपास जो है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास जो है तो भारत में बसे हुए हैं और उनको वापस निकालने की कवायद कई बार की जा चुकी है। इसमें चीज है जिसको बहुत ज्यादा क्लेम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कि वो उसके अलावा सारी जितनी भी पार्टीज हैं वो सभी जो है इस मुद्दे पर किसी न किसी तरीके से चाहती हैं कि वो मुस्लिमों का वोट मिलता रहे, इसलिए वो रोहिंग्याज या फिर इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को जहां पर उनको बाहर निकालने की बात हो तो वहां पे उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को कहा है कि कई सारे जो हैं तो लोग जो है तो इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर आकर के बस गए हैं और उन्हें भारत से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उनका यह कहना था कि भारत में वोट देने का अधिकार सिटीजन्स को है और बिल्कुल सही बात है कि भारत का जो नागरिक होगा उसे ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की ये एक्टिविटी की जा रही है उससे में कई सारे डाउट्स हैं और कई सारे जो लोग हैं उन्होंने इस बात पे क्वेश्चन उठाया है, खासतौर से राइट विंग ने, कि क्या जो है अपोजिशन ये चाहता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्यास हो, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस बात पे जोर डाल रहे हैं। इस बात की के लिए हमने एक एनालिसिस करी कि आखिर ये जो पूरा का पूरा मसला है जिस पे इलीगल माइग्रेंट्स का, आखिर कौन सी सरकार ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया था और क्या किसी सरकार ने किसी भी तरीके के ऐसे कोई भी स्टेप्स लिए थे जिसके तहत इन लोगों को या फिर इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये ग्राफिक। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो 2005, ठीक है, टाइमलाइंस जो है 2005 में करीब 14,916 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो आंकड़े हैं उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। 2005 में 14,916, 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 के फिगर्स एग्जैक्टली नहीं है लेकिन एस्टिमेटेड है कि 10,000 से ज्यादा, 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, उसके बाद करीब करीब 11,000 के पास, नॉट डिटेल्ड अवेलेबल नहीं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 11,000 लोगों को। उसके बाद 2013 में 5,234 और 2014 में 989 लोगों को निकाला गया था। वहीं 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51, 2018 और 2022 के बीच के बहुत ज्यादा फिगर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2023 और 24 में 411 और 2025 में जून में ऑपरेशन सिंदूर, मतलब जो हम बैसन घाटी में जो हमला हुआ था टूरिस्ट पे, भारतीय टूरिस्ट पे, उसके बाद करीब 2000 से ज्यादा लोगों को पुश बैक किया जा चुका है जो भारत में इलीगली घुसने का प्रयास कर रहे थे। अब एक टाइमलाइंस इसकी और देख लेते हैं कि आखिर जो टाइमलाइन है वो और क्या कहती है। टाइमलाइंस की अगर बात की जाए तो वहां पे 2005 से 2013 के बीच में करीब करीब 88,792 लोगों को भारत से वापस भेजा गया था। 2014 से 17 के बीच में 1822 लोगों का रिकॉर्ड है और मतलब टोटल अगर रिकॉर्ड देखा जाए 2000 लोग जो पुश बैक भी किए गए तो ये 5,000 से ऊपर नंबर नहीं जाता है। तो ये सच्चाई है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इस टाइमलाइन को देखने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि कौन सी सरकार जो है तो ज्यादा इसमें हमें एक्टिव दिखाई दी। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि सच में भारत में किसी भी ऐसे इलीगल माइग्रेंट को न वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ना ही किसी भी तरीके की सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये इलीगल माइग्रेंट्स निकालने के लिए सरकार उस तरीके से काम भी कर रही है जैसा उसे करना चाहिए? 2014 से लेकर 2025 तक 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है करीब 2017 से, और मैक्सिमम राज्यों में इनकी सरकार है। उसके बीएसएफ इनके कंट्रोल में है, जहां से इलीगल माइग्रेशन बेसिकली बॉर्डर से ही होगा।
तो जो ये के सारे माइग्रेशन हैं, उनको ये सरकार कंट्रोल करने में क्या विफल रही है? इस बात पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग आ चुके हैं, तो इनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में इतने सालों से, करीब 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, 2005 से लेकर 2025 चल रहा है, 20वां साल कंप्लीट होने वाला है। कोई भी, और बीच में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, उसके बाद देखा जाए तो लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और इसमें करीब 16 से 17 साल जो है तो वो एनडीए गठबंधन या बीजेपी के गठबंधन का ही पार्ट रहे हैं। इसके बाद भी क्या बिहार में इल्लीगल माइग्रेंट्स, बिहार में एनडीए की सरकार होने के बाद भी इल्लीगल माइग्रेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए? 11 सालों से केंद्र में सरकार है, बीएसएफ, फौज, आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सब कुछ इनके पास है। इसके बाद भी क्या ये इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर ही जो है तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो में मैटर चल रहा है, उसमें भी ये सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ ये था आज आपको ये बताना कि आखिर ये जो इल्लीगल माइग्रेंट्स की बात है, वो किस हद तक जाकर के सही साबित होती है। इल्लीगल माइग्रेंट्स को निकालने में यूपीए सरकार जो थी, यूपीए की 2005 से 2014 तक की सरकार, वो ज्यादा आगे दिखाई देती। करीब 90,000 के आसपास लोगों को डिपोर्ट किया गया, ऐसा कांग्रेस ने भी बीच में दावा किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो हैं, अगर बात की जाए, उनके स्टेटमेंट से भी ये साबित होता है। लेकिन किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अभी तक समझ में नहीं आया जिसके वजह से हम ये कह सकें कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने इलीगल माइग्रेंट्स को देश से निकाला है, वो देश से इलीगल माइग्रेंट्स को निकाल पाने में कितनी सक्षम रही है, इस बात पे बहुत बड़ा सवाल है। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश में आज के समय पे एक ऐसी सरकार है मोहम्मद यूनुस की, जहां पर वो एक तरीके से भारत के साथ उस तरीके से फ्रेंडली नहीं है जिस तरीके से शेख हसीना, इनफैक्ट फ्रेंडली नहीं ही है, ऐसा भी कहा जा सकता है। शेख हसीना जी एक तरीके से भारत की काफी समर्थक मानी जाती थी। उनके पिता जो थे, वो भी मुक्ति बाहिनी सेना और ये सारी चीजों की वजह से भारत के बांग्लादेश की आजादी के समय में भारत ने जो सपोर्ट किया था, बाद में वो प्रधानमंत्री बने और ये सारी चीजें वहां पर होती रही। तो काफी समय तक बांग्लादेश में भारत समर्थित एक सरकार थी। लेकिन आज वहां पे जो सरकार है, वो ज्यादा जो है तो भारत के विपक्ष में दिखाई देती है। इसके बाद क्या कोई भी इस तरीके का एक्शन या कोई एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ में पिछले, क्योंकि सरकार तो जो तो 1.5 से 2 साल पहले ही गई है शेख हसीना जी की, उससे पहले शेख हसीना मुख्य प्रधानमंत्री रही करीब 8 से 9 साल इस सरकार के कार्यकाल में भी। तो क्या किसी भी बांग्लादेशी रिफ्यूजी को या फिर शरणार्थी को या फिर इलीगल माइग्रेंट को क्या ये वहां वापस भेज सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के को लगातार जो है तो विपक्ष पूछता भी रहता है। इलेक्शन कमीशन जो आज के समय पे कर रहा है, 3 महीने के अंदर वो प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके जो है तो वोटों की कितने इलेक्टोरल रोल्स होंगे उनकी एक गिनती कर ले। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सजेशन दिया है इलेक्शन कमीशन को, जहां पर उन्होंने कहा है कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी, इन तीनों को भी अपने 11 दस्तावेज जो आपने दिए हैं उनको, उनके साथ इसको ऐड कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप समझ जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जो है तो किसी के लिए आदेश जारी कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का कोई आदेश जारी करना उसको संवैधानिक दायरे के बाहर लगा, तो इसने सिर्फ एक सजेशन दिया है। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, हम इस बात का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई एग्रीमेंट नहीं दिया कि राशन कार्ड को भी वो इंक्लूड करेंगे। अगर द्विवेदी जी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लड़ रहे थे केस, उन्होंने कहा कि हम राशन कार्ड, उन्होंने इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है कि हम किसी भी तरीके से राशन कार्ड को भी इंक्लूड करेंगे। तो क्या किसी भी डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से डायरेक्शन या सजेशन दिया है, इलेक्शन कमीशन उसको मानने में वैसे बाध्य नहीं, क्योंकि कोई भी ऑर्डर इस तरीके का पास नहीं किया गया है।
और इस बात पे जो एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव सर्वे रिव्यू, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो चल रहा है, उस पे किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि जिन लोगों ने याचिकाकर्ता थे उन्होंने इस बात की डिमांड भी नहीं की थी कि इस प्रोसेस को स्टे कर दिया जाए। समझना यह भी आवश्यक है कि ये प्रोसेस जो चल रही है वो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस से किसी को समस्या नहीं है। प्रोसेस में दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर जो है तो सवाल उठाए जा रहे हैं। एक, जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स के को प्रोक्योर करने में सभी लोग सक्षम नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ऐसे कुछ सर्वे भी लोगों ने किए, ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग भी की है। योगेंद्र यादव जी ने छोटे मोटे सर्वे किए, और राजीव रंजन जो न्यूज़ 24 वाले हैं उन्होंने भी इस पे सर्वे करा था, और उन्होंने पाया कि कई सारे लोगों के पास इन 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट मिल पाना काफी मुश्किल है। ये जो है तो धान की बुवाई का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समय है जब बिहार में। दूसरा, बिहार जो है तो इस समय बारिश मानसून के सीजन में, अगर मानसून में बात की जाए तो मानसून में बिहार काफी बाढ़ पीड़ित रहता है। बाढ़ पीड़ित होने की वजह से कई बार जो है तो लोग अपने अधिकारों के लिए या अपने डॉक्यूमेंट्स जो है तो उनके इधर उधर हो जाते हैं, गुम जाते हैं, खो जाते हैं, गल जाते हैं, कई सारी समस्याओं से वो जूझते रहते हैं। अब यहाँ पर एक और समस्या तीसरी ये है कि करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो बिहार से बाहर रहते हैं। उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है वहां पर जाने के बाद। कम से कम जो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका अलग अलग राज्यों में जाकर के काम करते हैं, इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर उनको रहने के लिए जगह देते हैं, उसके बाद जिनका काम खत्म हो जाता है ये दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे लोग अपने वोटों का जो अधिकार है वो जाकर के वापस बिहार में सर्व करते हैं, बेसिकली उसको यूज करते हैं। तो उस पे एक सवाल है। लेकिन एक और सवाल है कि ऐसा भी पाया गया है कई सारे वोटर्स जिनके डुप्लीकेसी ऑफ वोटर भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, जो आसपास के राज्य हैं वहां पर भी इनके इलेक्टोरल रोल्स हैं और अपने राज्य में भी इलेक्टोरल रोल है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से डुप्लीकेसी ऑफ वोट है, जो भी लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक कही जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन जो प्रोसेस अपना रहा है और जो टाइमलाइन है उस पे लोगों का सवाल है। एसआईआर करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार भी है और आवश्यकता भी है कि इस तरीके के रिवीजन्स होते रहने चाहिए। इस तरीके के रिवीजन से ही जो है तो हमारे लोकतंत्र की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। लेकिन जिस शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में इस एक्टिविटी को पूरा कर पाना काफी कठिन दिखाई देता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को, 1 अगस्त को इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। उस ड्राफ्ट के पब्लिश होने से पहले 28 जुलाई को एक हियरिंग रखी है, और जहां पर वो कितने इलेक्टोरल रोल्स कलेक्ट हुए, कितने फॉर्म्स पर सबमिट हुए, उनके क्या स्टेटस हैं, और ड्राफ्ट में कितने लोगों के नाम आए और कितने लोगों के नाम कटे, इससे भी संबंधित इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट मांग सकता है 28 जुलाई को। और इसके बाद समझा जाएगा कि ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो 1 अगस्त को सबको इलेक्शन कमीशन सबमिट कर पाता है या पब्लिश कर पाता है या नहीं कर पाता है। और कई लोगों ने ऐसी भी डिमांड करी कि जो इससे पहले एसआईआर से पहले जो है एक समरी रिवीजन था, जनवरी में कंप्लीट हुआ था, उस समरी रिवीजन को ही इलेक्टोरल रोल मान लिया जाए और इस एसआईआर की प्रोसेस को 1 साल तक चलने दिया जाए, और अगले जितने भी चुनाव हों उनमें इस इलेक्टोरल रोल को ही बेस मान करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट की जाए। तो बेसिकली एसआईआर से समस्या नहीं है। लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, और जो अपील करने का भी टाइम है वो 2 महीने का है, और ज्यादातर लोग जो है तो माइग्रेंट वर्कर्स जो है अपने घर दिवाली, छठ, इन सब चीजों में जाते हैं या वोट डालने के लिए जाते हैं। ये सारे सवाल हैं जिसके वजह से अपोजिशन पार्टीज ने एक प्रोटेस्ट भी किया था 9 जुलाई को पटना में, और वहां पर आरजेडी प्रमुख कह सकते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और दीपांकर भट्टाचार्य, ये सारे लोग जो है तो अवेलेबल थे, और इन्होंने एक तरीके से वहां पर एक बंद का आह्वान किया। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये जो इलेक्टोरल रोल्स वाले मैटर है और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स वाला मैटर है, दोनों कहां तक जाकर के रुकते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए
कि इल्लीगल माइग्रेंट्स की बात तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्हें निकालने के लिए इस तरीके का कोई भी स्टेप देखने को नहीं मिला जहां पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया हो और उन्हें भारत से डिपोर्ट किया हो। जैसा मैंने कहा, करीब 90,000 के 80,000 से ज्यादा लोगों को यूपीए कार्यकाल में निकाला गया और ये नंबर एनडीए के कार्यकाल में 5,000 भी क्रॉस होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप जरूर बताएं कि आप इस पूरे मसले में क्या सोचते हैं, और हमारी नजर बनी रहेगी 28 जुलाई को जब इस पे बहस होगी उस पर भी। तब तक के लिए धन्यवाद।